राष्ट्रपति भवन प्रांगण से ये सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आखिरी बार उनके राष्ट्रपति गार्ड्स, प्रेसिडेंट हाउस गार्ड्स आखिरी बार गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए, साथ में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब भी खड़े हुए हैं। ये आखिरी गार्ड ऑफ ऑनर होता है किसी भी जाने वाले राष्ट्रपति का जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। बीते 5 साल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए बहुत ही यादगार रहे और एक हमेशा एक्टिव राजनीति में रहने वाले प्रणब मुखर्जी के लिए आने वाले कुछ वक्त जो है, आने वाला कुछ समय जो है वो कैसे व्यतीत होगा। शेष जी, मैं आपकी टिप्पणी ज़रूर चाहूँगा। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने प्रणब मुखर्जी को भारतीय राजनीति में हमेशा छाए हुए देखा, चर्चा में देखा, एक्टिव पोजीशन पे देखा, लेकिन अब क्या? इनका प्रेस सेक्रेटरी बहुत बेहतरीन आदमी था, वेणु राजमनी। उन्होंने हम लोगों को एक बार इनसे मिलने के लिए बुलाया था, तो बड़ी बेतकल्लुफ़ माहौल था। तो इन्होंने कहा कि साहब, ये जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर के दायरे में ही मेरी पूरी राजनीतिक जीवन यहीं बीता है और मैं पूरा यहीं पे, बल्कि 1.5-2 ही कहा था शायद, और यहीं पे हमने सब कुछ किया है। और लेकिन अब वो भी क्या शानदार पीरियड रहा है वो। यानी आप एक चुनाव वहाँ बंगाल में होता है, पीके कृष्ण मेनन के चुनाव में ये कांग्रेस उम्मीदवार के कैंडिडेट थे जी। इंदिरा जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने 69 में इनको राज्यसभा का, बीके कृष्ण मेनन बाई इलेक्शन लड़ने गए थे वहाँ कलकत्ता, तो इन्होंने इनको राज्यसभा दे दिया और राज्यसभा आने के तुरंत ही बाद उनको मंत्री बना दिया, डिप्टी मिनिस्टर बने पहले। और उसके बाद से फिर ये पीछे मुड़ के देखे नहीं। एक बार गच्चा खाए थे जबकि अरुण नेहरू और लोगों ने मिलजुल के राजीव गांधी को, अच्छा वो देखिए कि वो राष्ट्रपति के करियर में जो सवाल हम उठाते हैं 352, 74, 53, तो ज्ञानी जी ने बिना किसी एडवाइस के राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया और ये इंतजार करते रहे कि चूंकि सबसे काबिल ये थे उस दौर में तो इनको मिलेगा। उसके बाद पार्टी से भी इनको निकलना पड़ा, किया। लेकिन फिर जब दोबारा राजीव गांधी भी हार गए 89 में, ये भी हार गए। इनफैक्ट बीते 10 साल जो यूपीए के रहे, 4 से लेकर 14 तक, उसमें सबसे अधिक व्यक्ति जो काम करता था, वही जितनी ईजू है मनाई मनमोहन सिंह ने, सबके चेयर ऑलमोस्ट हर जगह, एक आध को छोड़ दिया जाए तो प्रणब मुखर्जी उसके चेयरमैन हुआ करते हैं। प्रणब मुखर्जी के पास हर क्रूशियल मामला, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो प्रणब मुखर्जी उसके सूत्रधार बनकर निकलते थे, जहां से सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को बाहर निकालते थे। ये तस्वीरें एक बार फिर मैं बता दूं, आज लिमोजीन में बैठ के जा रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कोविंद साहब। 2 राष्ट्रपति का नाम लेना पड़ रहा है, टंग भी ट्विस्ट हो रही है आज बार बार 2 राष्ट्रपति के नाम एक बार एक साथ लेने पड़ रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रपतियों के जो गार्ड हैं वो साथ ले जा रहे हैं, उनको उनकी अगुवाई में जा रहे हैं। और राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन का जो परिसर है, हालांकि दोनों बेहद नज़दीक है, हार्डली 300-400 मीटर की दूरी होगी, लेकिन पूरे रास्ते में आज खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हथियारों से लैस उस पूरे इलाके को बनाया गया है। पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है क्योंकि इस कॉन्वॉय को सुरक्षित जाना भी है और फिर वापस भी आना है इसी रास्ते से। राष्ट्रपति भवन का जो मुख्य द्वार है, जो अमूमन बंद रहता है, उस द्वार से ये सब बाहर निकलेंगे और दोनों गाड़ियां बीच में हैं और राष्ट्रपति के जो गार्ड्स हैं वो घुड़सवारी करते हुए, दोनों के साथ साथ चलते हुए, कदमताल करते हुए संसद भवन परिसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बेहद अद्भुत, विहंगम और खूबसूरत दृश्य इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। मेरे ख्याल से इसको फुल स्क्रीन करके चलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दर्शकों के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए भी कि जिसको ये समझ में आता है कि कितना वक्त लुटियन दिल्ली का, रायसीना हिल का। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन, पीछे जो काली सी गुंबद है वो राष्ट्रपति भवन की दिखाई दे रही है और ये कैमरा शायद मेरे ख्याल से नॉर्थ ब्लॉक के ऊपर कहीं लगा है। उसके सामने से एक केवलकेट, जिसको आप कह लीजिए, कॉन्वॉय कह लीजिए, जो गुजर रहा है। लेकिन आप अपनी बात पूरी करिए शेष सर, आप कुछ कह रहे थे प्रणब दा के बारे में। मैं यही कह रहा था कि ये जो राष्ट्रपति का जो ये पीबीजी है, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, ये भी एक बहुत ही ग्लैमरस ट्रेडिशन है। 1773 में बना था, तब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड नहीं होता था, गवर्नर के बॉडीगार्ड होते थे और ये लोग कलकत्ते में होते थे। और जब यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट हुई
तो वायसराय हो चुके थे। और तब ये लोग उसके बाद जब यहाँ आए, कलकत्ता से जब दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई 1911 में जी। तो जो दरबार हुआ था किंग्सवे कैंप, जहाँ आजकल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के उत्तर, वहीं पे हुआ था और वहाँ भी ये लोग थे। और उसके बाद से हर सेरेमोनियल ओकेजन पे ये यहाँ रहते रहे हैं। और मैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के टेन्योर की बात कर रहा था जी। तो उन्होंने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, चूंकि वो खुद टीचर थे, आपको याद होगा प्रणब सर की क्लास एक बार करते थे लोगों को पढ़ाने की, एजुकेशन के बारे में। कल अपने अंतिम राष्ट्रपति के रूप में अंतिम संदेश में भी उन्होंने यही कहा कि भाई शिक्षा जो है वही बदलता है सब कुछ, और टॉलरेंस की बात की। तो उनका भी जो शुरुआत हुई थी लाइफ की, वो बहुत ही साधारण से हुई थी। क्लर्क हुए थे पहली बार जी। और क्लर्क से होके यहाँ तक पहुँचे। और दूसरी जो बात राष्ट्रपति के डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को मालूम है कि जो उनके ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जी। वो भी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने लिया था, क्योंकि तब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे 83 में, और इनके दस्तखत से ही मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। तो इसलिए वो जानते थे कि ये फैसले गलत नहीं लेते। और हालांकि ये हम जानते हैं, दिल्ली की जो रिपोर्ट आप हम सब जानते हैं, आप लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि प्रणब मुखर्जी जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उस बात को वो बहुत ही कठिनता से उनको हजम करना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह कहीं नहीं थे और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये भी डेमोक्रेसी का ही जलवा है कि आज एक व्यक्ति जो उस परौंक गांव से, जो कि कानपुर पढ़ने जाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती होगी, परचून की दुकान से उनके पिताजी कैसे 10-20-50 रुपए देते रहे होंगे, आज उस आदमी के आगे पीछे आप देखें उनके गांव का हर आदमी, उनकी उम्र का हर आदमी, जो लोग इनकी सिक्योरिटी में चल रहे हैं, इस नौकरी को तरसता होगा। और आज ये पूरा का पूरा जो तामझाम है इस भारत के लोकतंत्र का, भारत की डेमोक्रेसी का जो सर्वोच्च शिखर है, उस पर उनको बैठा दिया है डेमोक्रेसी ने ही। तो मुझे लगता है कि ये सही अर्थों में, फिर मैं वही गांधी जी की बात कहूँगा कि जैसे उन्होंने सोचा था कि वहाँ से आते थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से लोग, और उन सब के बैकग्राउंड के बाद आज एक प्राइमरी स्कूल का लड़का आके यहाँ बैठा है और चीजें बहुत बदल गई। जिसने कभी विदेश में शिक्षा नहीं ली, जो कभी विदेश में कानपुर के बिना नहीं जा पाए, कानपुर के बाहर नहीं गए, दिल्ली में आके नौकरी की, शुद्ध देसी हिंदुस्तानी जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, आम साधारण सरकारी स्कूलों में बड़े, उसके बाद से अपनी मेहनत से, अपनी किस्मत से यहाँ तक पहुंचे, अपने कामों से यहाँ तक पहुंचे। इसके लिए वाकई में रामनाथ कोविंद साहब का आज 70 साल बाद जो आज़ादी की तस्वीर है वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। मेरे साथ अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ गए हैं, मुकेश नायक साहब पहले से बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भी, जो हम बातचीत कर रहे हैं शेष जी, प्रधानमंत्री ने भी बीती रात को प्रणब मुखर्जी साहब की बहुत तारीफ की है ट्वीट कर कर, और कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन को लोक भवन बना दिया था। राष्ट्रपति भवन को ऐसा नहीं रखा कि वो लोगों से दूर हो जाए, जबकि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम सर्वसाधारण के लिए खोलने की जो कवायद की, उसके लिए भी प्रणब दा को याद किया जाएगा। शाहनवाज हुसैन, मैं थोड़ी सी राजनीतिक बात आपसे करना चाहूँगा। कल जब प्रणब दा ने आखिरी बार भाषण दिया इस देश के लिए, अपने थैंक्स गिविंग कह लीजिए उनका, या विदाई भाषण कह लीजिए, उसमें उन्होंने जो बात छेड़ी टॉलरेंस वाली, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आज की वर्तमान परिस्थितियों पर एक राष्ट्रपति की, एक निवृत्तमान राष्ट्रपति की टिप्पणी थी? शाहनवाज हुसैन। नहीं, ये टॉलरेंस की बात तो हर दौर में हुई है और कभी भी इनटॉलरेंस नहीं होना चाहिए। जब आप समाजवाद बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, इसी तरह एक वो शब्द भी है जो अब सबकी भाषण में सब में आता है, और इस मुल्क में उन्होंने अपना संदेश देने का काम किया है। मैं तो पूरी दुनिया को जब देखता हूं और भारत को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब हूं कि भारत में पैदा हुआ हूं। और मुल्कों में जाकर देखिए क्या हाल है। तो भारत में जितनी आज़ादी है, विचारों की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है और टॉलरेंस भी है। मुझे याद है कि बहुत पहले इस पर बड़ी चर्चा होती थी जी। एक बार मौलाना वहीदुद्दीन खान ने अडवाणी जी के साथ एक भाषण में कहा कि जब हमारा देश का प्रधानमंत्री देश को संबोधित करता है तो वो सामने जामा मस्जिद दिखती है जी। ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता।
ये हमारी परंपरा है कि हम सबको लेकर चलते हैं। ये बहुत, मैं 92-93 की बात कर रहा हूँ। तो आज भी ये चर्चा हुई है, लेकिन राष्ट्रपति के नाते उनका एक चीज़ के तौर पे और देखा जाएगा कि वो कैसे उस बैकग्राउंड से नहीं थे, बीजेपी के बैकग्राउंड से, लेकिन फिर भी कांग्रेस के बैकग्राउंड से होते हुए भी कभी भी एक शिकन नहीं आई सरकार के चेहरे पर या उनके चेहरे पर सरकार और राष्ट्रपति के संबंधों के तौर पर। तो बेहतरीन संबंध रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको पिता तुल्य कहा कि वो व्यक्तिगत चिंता करते थे। बिल्कुल। मैं प्रणब दा से जब भी जाकर मिला हूँ, जो स्नेह मिला, अभी वो सुमित जी वो विक्रमशिला गए थे, हमारे मित्र दुबे जी और हम लोग वहाँ विक्रमशिला दिखाने ले गए थे। वो प्रोटोकॉल की भी परवाह, प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति का पूरा, जी। एक बुक छपता है जिसमें आपकी दी जाती है। वो मैं पूर्व सांसद के नाते वो भागलपुर ले गए और भागलपुर में अपने साथ जहाज में साथ लेकर आए। तो प्रणब दा कितने बड़े दिल के व्यक्ति, उनकी तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल। शाहनवाज भाई, मैं आऊंगा आपके पास। कहता कि नहीं साहब प्रोटोकॉल शाहनवाज भाई, मैं आता हूं। तस्वीरों को बता दूं, राष्ट्रपति का ये काफिला संसद भवन परिसर में पहुंच चुका है। गेट नंबर 5 पे औपचारिक तौर पर दोनों व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से गाड़ी से बाहर निकलेंगे और प्रणब दा और कोविंद साहब, और फिर अंदर सेंट्रल हॉल में जाएंगे शपथ ग्रहण के लिए। फटाफट चलते हैं एक बार रामनाथ कोविंद साहब के गांव में। वहां पर प्रतीक मौजूद है परोख में। सुना है कि वहां पे ढोल मस्ती, ढोल और ताशे के साथ स्वागत किया जा रहा है। प्रतीक जी बिल्कुल, और यहाँ पर बधाई गीत गाए जा रहे हैं और गांव की तमाम लड़कियां, बहू, गांव के बुजुर्ग, बच्चे सब इकट्ठा हैं। और बिल्कुल कोविंद जी का जो घर है, राष्ट्रीय घर, वो बिल्कुल सामने है, ये जहाँ पर एक बैनर लग गया है और बड़ी चहलकदमी है। लोगों ने मुझे बताया है कि ये तो अभी बधाई गाई जा रही है, उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर डीजे का भी कार्यक्रम होगा, तो डीजे भी आएगा और गांव के तमाम सारे लोग उनको बधाई गीत गा रहे हैं। फिल्मी तर्ज है, लेकिन भावनाएं बिल्कुल शुद्ध और शुद्ध रूप से देसी हैं। भावनाएं देसी हैं, फिल्मी तर्ज है, लेकिन बधाइयाँ पूरे जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम गांव का है लगातार यहाँ पर, और गांव की जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जी एक मिनट, मैं कह रहा, एक मिनट, मैं आप बहुत देर से बधाई गीत चल रहा है, कहाँ से आए हैं आप और क्या गांव में? हम गांव के रहने वाले हैं। और ये जो फिल्म है, ये गाने जो बनाए हैं आपने, शुद्ध देसी भी हैं कुछ, इसमें फिल्मी तर्ज वाले भी हैं, ये सब आपने सेट किए हैं? रात में सेट कर लिए थे? सेट किए हैं, अभी तुरंत सेट किए हैं। सेट किए हैं, तो एक मिनट, कोई जो नया सेट किया उसमें गुनगुनाइए जरा। क्या मन में कभी विचार किया आगे क्या होने वाला है? क्या मन में कभी विचार किया आगे क्या होने वाला है? क्या मन में कभी मन से मन को। ये सीधी तस्वीर है संसद भवन परिसर से, अब आप देख पा रहे हैं। कुछ देर पहले प्रतीक दिखा रहे थे आपको कानपुर के पखेरू गांव की तस्वीर है। अब संसद भवन परिसर में सलामी दी जा रही है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। ये सब राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का आखिरी कार्यक्रम आप कह सकते हैं हो रहा है। संसद भवन पहुंचे राष्ट्रपति के गार्ड्स, उनको यहाँ पर सैल्यूट करते हुए, सलामी देते हुए, सलामी को लेते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ठीक पीछे उनके वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नए राष्ट्रपति कोविंद साहब भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केयर भी मौजूद है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब दिखाई दे रहे हैं। सीधी कमेंट्री इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। दूरदर्शन के जरिए ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। अगवानी करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। बड़ा ध्यान से इन तस्वीरों को देखिएगा आप, क्योंकि अभी जो तस्वीरें हैं 10 मिनट के बाद ये तस्वीरें बिल्कुल उलट जाएंगी। अभी सेंटर में बीच में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं,
जब शपथ ग्रहण हो जाएगा और जब ये लोग वापस लौटेंगे तो सेंटर में बीच में रामनाथ कोविंद साहब होंगे। प्रणब मुखर्जी ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत परंपरा है। एक राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स अपनी भूमिका को निभाते हुए, इस प्रोटोकॉल का निर्वहन करते हुए, जो एक हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता भी है, दिखाता भी है। एक साथ कदम ताल करते हुए दोनों एडीसीज साथ चल रहे हैं भारत के और उनके साथ वहां पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिन्होंने स्वागत किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केहर साहब भी दिखाई दे रहे हैं, लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन हैं। सब वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं वो एक साथ इस वक्त सुमित्रा महाजन, भारत के दिखाई दे रहे हैं आपको। हामिद अंसारी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पूरे सम्मान के साथ संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में ले जाते हुए, साथ में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हैं। और संसद के सेंट्रल हॉल में तमाम सांसद मौजूद हैं, जो मुझे बताया गया मेरे रिपोर्टर्स के द्वारा जो खबरें आई हैं, और उनके सामने ये शपथ ग्रहण होने वाला है। और हमने आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी, अगर आपसे मिस हो गई हो तो मैं उसको रिपीट कर दूं। कानपुर से, या आप कहें कि कोविंद साहब के अपने घर बार के परिवार के करीब 65 से 70 लोग खास तौर पर बुलाए गए हैं, आए गए हैं, क्योंकि ये जो लिस्ट होती है शपथ ग्रहण समारोह में बैठने वालों की, ये नए राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ तय होती है। तो करीब 65 से 70 लोग राष्ट्रपति कोविंद के परिजन यहाँ पहुंचे हैं। हमने जब देखा था तो उनकी भाभी थी जिन्होंने कोविंद साहब को पाला है, ऐसा बताया जाता है। उनके भतीजे वहां पर दिखाई दिए, उनके घर की एक यंग सी बिटिया दिखाई दी जो वहां पर पहुंचे हैं। करीब 65-70 लोग बताया जा रहा है, उनके परिवार के लोग पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए। इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको एक बात और बताऊं कि जिन पार्टीज ने कोविंद साहब को वोट किया उनके नेता भी आज खास तौर पर दिल्ली पहुंचे हैं। मुझे बताया गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीजेपी और एनडीए में सीधे तौर पर तो नहीं हैं, पर उन्होंने कोविंद साहब की उम्मीदवारी का समर्थन किया, उनको वोट दिलाया, जिस वजह से करीब 66% वोट उनको मिला इस पूरी प्रक्रिया में। वो लोग भी उनका स्वागत करने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आज संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद बताए जा रहे हैं। अभी आप ध्यान से देखिएगा, प्रणब दा जिस कुर्सी पर बैठे हैं, शपथ के बाद वो कुर्सी चेंज होगी, अब राष्ट्रगान होगा। और अब शपथ ग्रहण का औपचारिक कार्यक्रम शुरू होगा। प्रणब मुखर्जी बीच की कुर्सी पर बैठे हैं। शपथ ग्रहण के बाद दोनों की कुर्सियां बदलेंगी। ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केहर साहब शपथ दिलाएंगे। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री प्रणब मुखर्जी
की पदावधि की समाप्ति वर्ष 2017 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के दूसरे दिन होनी है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के प्रावधानों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार करा लिया गया है तथा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अतः अब भारत निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करता है कि वर्ष 2017 के जुलाई मास में के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास इस वक्त देश के गृह सचिव राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी से इजाजत मांग रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अपनी राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, उनके नतीजे हमारे पास पहुंच चुके हैं। अब क्या हम नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाने के कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं? गृह सचिव राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से इस आदेश की गुहार लगाते हुए से आज वर्ष 2017 के जुलाई मास के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास के 29वें दिन को जारी किया गया। गृह सचिव ने इजाजत मांगी शपथ ग्रहण कार्यक्रम को शुरू करने की। नतीजे बताने के बाद जब कोविंद साहब को बधाई दी गई और शपथ ग्रहण आपके सामने सीधा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। शपथ ग्रहण के साथ ही सबसे पहली बधाई चीफ जस्टिस ने दी और उसके बाद राष्ट्रपति अब पूर्व राष्ट्रपति हो चुके प्रणब दा ने दी। देखिए कुर्सियों की अदला बदली अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर रामनाथ कोविंद साहब बैठेंगे और प्रणब दा उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठेंगे। हस्ताक्षर किए जाएंगे और ये प्रक्रिया राष्ट्रपति बनने की औपचारिक तौर पर पूरी हो जाएगी, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि रामनाथ कोविंद साहब अपना पहला राष्ट्रपति के तौर पर भाषण भी देंगे, संबोधन भी देंगे यहीं सेंट्रल हॉल में अब से कुछ ही मिनटों में। वो भी सब लाइव होगा आपके पास। कोविंद साहब अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद 21 तोपों की सलामी। ये जो आवाज सुन रहे हैं आप, इक्कीस तोपों की सलामी दी गई नए राष्ट्रपति को। आपका आदेश हो क्योंकि राष्ट्रपति सेना का सुप्रीम कमांडर भी होता है। सेना ने अपने नए कमांडर का स्वागत किया 21 तोपों की सलामी के साथ। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों
राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्री हामिद अंसारी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, न्यायमूर्ति श्री JS खेहर जी, एक्सेलेंसीज, संसद के सम्मानित सदस्यगण, देवियों, सज्जनों और मेरे देशवासियों, मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस पद को ग्रहण कर रहा हूं। यहां सेंट्रल हॉल में आकर मेरी कई पुरानी स्मृतियां ताज़ा हो गई हैं। मैं संसद का सदस्य रहा हूं और इसी सेंट्रल हॉल में मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार विनिमय किया है। कई बार हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूँ। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है। हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूँगा। मैं इस महान राष्ट्र के 125 करोड़ नागरिकों को नमन करता हूँ और उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का मैं वचन देता हूँ। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मेरे पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्हें हम स्नेह से प्रणबदा कहते हैं, जैसी विभूतियों के पद चिन्हों पर चलने जा रहा हूँ। साथियों, हमारी स्वतंत्रता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का परिणाम थी। बाद में सरदार पटेल ने हमारे देश का एकीकरण किया। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सभी में मानवीय गरिमा और गणतांत्रिक मूल्यों का संचार किया। वे इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफ़ी है। उनके लिए हमारे करोड़ों लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। अब स्वतंत्रता मिले 70 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं, वो सदी जिसके बारे में हम सभी को भरोसा है कि ये भारत की सदी होगी। भारत मूल्यों के अनुरूप होने के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति को भी विस्तार देगा। इसमें न कोई विरोधाभास है और न ही किसी तरह के विकल्प का प्रश्न उठता है। हमें अपनी परंपरा और प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत के ज्ञान और समकालीन भारत के विज्ञान को साथ लेकर चलना है। एक तरफ जहां ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक भावना से विचार विमर्श करके समस्याओं का निस्तारण होगा, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल राष्ट्र हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में सहायता करेगा। ये हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। राष्ट्र निर्माण
अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जाता। सरकार सहायक हो सकती है, वो समाज की उद्यमी और रचनात्मक प्रवृत्तियों को दिशा दिखा सकती है, प्रेरक बन सकती है। राष्ट्र निर्माण का आधार है राष्ट्रीय गौरव। हमें गर्व है भारत की मिट्टी और पानी पर। हमें गर्व है भारत की विविधता, सर्वधर्म समभाव और समावेशी विचारधारा पर। हमें गर्व है भारत की संस्कृति, परंपरा एवं अध्यात्म पर। हमें गर्व है देश के प्रत्येक नागरिक पर। हमें गर्व है अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर और हमें गर्व है हर छोटे से छोटे काम पर जो हम प्रतिदिन करते हैं। साथियों, देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और हमें सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता हैं। जो पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद और अपराधों से लड़ रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जो किसान तपती धूप में देश के लोगों के लिए अन्न उपजा रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खेत में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम करती हैं। जो वैज्ञानिक 24 घंटे अथक परिश्रम कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन को मंगल तक ले जा रहा है या किसी वैक्सीन का आविष्कार कर रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। जो नर्स या डॉक्टर सुदूर किसी गांव में किसी मरीज की गंभीर बीमारी से लड़ने में उसकी मदद कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जिस नौजवान ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और अब स्वयं रोजगार दाता बन गया है, वो राष्ट्र निर्माता है। ये स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है। किसी छोटे से खेत में आम से अचार बनाने का काम हो, कारीगरों के किसी गांव में कारपेट बुनने का काम हो या फिर कोई लेबोरेटरी जिसे बड़ी स्क्रीनों से रोशन किया गया हो। वो आदिवासी और सामान्य नागरिक जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में हमारे पर्यावरण, हमारे वनों, हमारे वन्य जीवन की रक्षा कर रहे हैं। और वे लोग जो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वो प्रतिबद्ध लोक सेवक जो पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कहीं पानी से भरी सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे हैं, कहीं किसी कमरे में बैठकर फाइलों पर काम कर रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वे शिक्षक जो निस्वार्थ भाव से युवाओं को दिशा दे रहे हैं, उनका भविष्य तय कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता हैं। वे अनगिनत महिलाएं जो घर पर और बाहर तमाम दायित्व निभाने के साथ ही अपने परिवार की देख रेख कर रही हैं, अपने बच्चों को देश का आदर्श नागरिक बना रही हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। साथियों, देश के नागरिक ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। उन प्रतिनिधियों में अपनी आस्था और उम्मीद जताते हैं। नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यही जनप्रतिनिधि अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं। लेकिन हमारे ये प्रयास सिर्फ हमारे लिए ही नहीं हैं। सदियों से भारत ने वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के दर्शन पर भरोसा किया है। ये उचित होगा कि अब भगवान बुद्ध की ये धरती शांति की स्थापना और पर्यावरण का संतुलन बनाने में विश्व का नेतृत्व करे। आज पूरे विश्व में भारत के दृष्टिकोण का महत्व है। पूरा विश्व भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं की तरफ आकर्षित है। विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए हमारी तरफ देख रहा है, चाहे आतंकवाद हो, काले धन का लेन देन हो या फिर जलवायु परिवर्तन। वैश्विक परिदृश्य में हमारी जिम्मेदारियां भी वैश्विक हो गई हैं। यही भाव हमें हमारे वैश्विक परिवार से, विदेश में रहने वाले मित्रों और सहयोगियों से, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहकर अपना योगदान दे रहे प्रवासी भारतीयों से जोड़ता है। यही भाव हमें दूसरे देशों की सहायता के लिए तत्पर करता है, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का विस्तार करना हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले सहयोग के लिए आगे आना हो। एक राष्ट्र के तौर पर हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इससे भी और अधिक ज़्यादा करने का प्रयास और बेहतर करने का प्रयास
और तेज़ी से करने का प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75वें साल का पर्व मना रहा होगा। हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की उस आखिरी बेटी के लिए भी नई संभावनाएं और नए अवसरों के द्वार खुलें। हमारे प्रयत्न आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंचने चाहिए। इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर तेज़ी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथियों, इस देश के नागरिक ही हमारी ऊर्जा का मूल स्रोत हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि राष्ट्र की सेवा के लिए मुझे इन लोगों से इसी प्रकार निरंतर शक्ति मिलती रहेगी। हमें तेज़ी से विकसित होने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक शिक्षित, नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। ये हमारे मानवीय मूल्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे सपनों का भारत होगा, एक ऐसा भारत जो सभी को समान अवसर सुनिश्चित करेगा। ऐसा ही भारत 21वीं सदी का भारत होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रपति कोविंद का अपना पहला भाषण इस वक्त पूरा हुआ। अब उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बोल रहे हैं। With your permission, I will read the first and the last paragraphs of the English version of the address. The rest should be considered as read. Respected Shri Pranab Mukherjee ji, respected Shri Narendra Modi ji, Shrimati Sumitra Mahajan ji, Shri Justice J.S. Kher ji, Excellencies, Honourable Members of Parliament, ladies and gentlemen, and fellow citizens. I thank you for electing me to the responsibility of the President of India, and I enter this office with all humility. Coming here to Central Hall has brought back so many memories. I have been a Member of Parliament, and here in this very Central Hall have had discussions with many of you. Often we agreed, sometimes we disagreed, but we learned to respect each other, and that is the beauty of democracy. We need to sculpt high growth economy and educated, ethical and shared community and an egalitarian society as envisioned by Mahatma Gandhi and Deen Dayal Upadhyay ji. These are integral to our sense of humanism. This is the India of our dreams, an India that will provide equality of opportunities. This will be the India of the 21st century. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने अंग्रेजी रूपांतरण उनका पढ़ा शॉर्ट में और कहा कि पूरा भाषण अंग्रेजी में पढ़ा हुआ माना जाए। अब ये शपथ ग्रहण की जो पूरी औपचारिकता थी वो हो चुकी है। राष्ट्रगान से समापन होगा।
औपचारिकताएं पूरी हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ ले ली है। देश के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद साहब, और पहली बार देश के इस सर्वोच्च जगह पर कोई व्यक्ति जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, इसको हम दक्षिणपंथी विचारधारा बोलते हैं, उससे जुड़ा रहा, वो पदासीन हुआ है। रामनाथ कोविंद सब बधाई दे रहे हैं। कैबिनेट के तमाम मंत्री वो सबकी बधाइयां स्वीकार करते हुए अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, पूर्व फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी रामनाथ कोविंद जी को। पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी, लालकृष्ण आडवाणी जी ने शुभकामनाएं दी। मुरली मनोहर जोशी जी, वेंकैया नायडू बधाई दे रहे हैं। वेंकैया नायडू भी अब अगला आंखें उन पे होंगी उपराष्ट्रपति के लिए। सोनिया गांधी, प्रकाश सिंह बादल, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार के मीरा कुमार, दोनों उम्मीदवार का आमने सामना पहली बार जो राष्ट्रपति पद के लड़े। सतीश मिश्रा जी, गुरुशरण कौर जी जो कि मनमोहन सिंह जी की धर्मपत्नी है, वो भी वहाँ मौजूद हैं। पूरा सेंट्रल हॉल भरा हुआ है। उनके परिवार के भी बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद हैं। करीब 65 से 70 लोग बताए जाते हैं कि कोविंद साहब के घर से वहाँ पहुँचे हैं। और ये आखिरी तस्वीर इस समारोह की। और उसके बाद अब देखिए, जब सेंट्रल हॉल से बाहर निकल रहे हैं तो बीच में राष्ट्रपति कोविंद साहब हो गए हैं और प्रणब दा ने उनके लिए जगह बना दी है। साथ में है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के उपराष्ट्रपति, और एक एक को धन्यवाद बोलते हुए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से, परिसर से बाहर, माफ करिएगा, संसद भवन के सेंट्रल हॉल से बाहर आने की तस्वीर है। अब गाड़ी में भी ये बात बहुत दिलचस्प है, जिस राष्ट्रपति की बड़ी सी गाड़ी जिसको लिमोजीन कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिस तरफ बैठकर आए थे, अब उस जगह पर उस तरफ, यानी ड्राइवर के ठीक पीछे की जो जगह होती है, उस पर अब राष्ट्रपति कोविंद साहब बैठेंगे। और जहां राष्ट्रपति कोविंद बैठे थे, वहां पर अब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बैठेंगे। शाहनवाज हुसैन, मुकेश नायक और शेष नारायण सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। शेष जी, आपका क्विक कमेंट ज़रूर चाहूँगा इस पूरी परंपरा के बारे में, जो ये पूरा जिसको आप प्रोटोकॉल कहते हैं, ये जो संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको किस तरीके से देखना चाहिए? सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं जी, उनको सलाम करके इसको देखना चाहिए। और उसमें जिनके इनपुट्स हैं, राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और वी.के. अयंगर, जो तमाम जिन लोगों ने, सरदार पटेल, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इस इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करने में तमाम ऑप्शंस देखे गए कि जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन है, उसकी तरह का कोई संस्था बनाई जाए, तो या अमेरिकन प्रेसिडेंट का कोई फॉर्म लिया जाए, या फ्रेंच, बहुत बहसें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेसिडेंट के फॉर्म को लेके, बहुत बहसें हैं। और आखिर में यही तय हुआ कि नहीं, वो डायरेक्ट इलेक्शन की बात कुछ लोग कर रहे थे कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, नेहरू ने कहा नथिंग डूइंग, क्योंकि इतना बड़ा इलेक्शन तो संभव ही नहीं है। तो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रपोजल है, हर चीज़ थ्रेडबेयर तय की गई और उन लोगों ने संस्था बनाई। और ये संस्था पिछले इतने साल से जो चल रही है और पूरे स्टाइल में चल रही है, और आप देख रहे हैं कि सारा ग्रैंडर, डेमोक्रेसी की जो ताकत है, डेमोक्रेसी की जो हैसियत है, वो सब इस मौके पे दिखता है। और मुझे लगता है कि ये हमारे संविधान निर्माताओं के, हमारे फाउंडिंग फादर्स जिनको हम कहते हैं, उनकी बहुत बड़ी, उनकी मेधा को सलाम करने का वक्त है। और उन्होंने ये जो संस्था बनाई है, ये देश की एकता और देश की अखंडता और देश की संविधान की संरक्षा का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट। कितने सरल सहज, आपने देखा होगा तस्वीरों में, जब सब बाहर निकल रहे हैं तो राष्ट्रपति कोविंद साहब को बीच में चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह कोने में रखी है, वो बीच में नहीं चले। जैसे हमने आते वक्त देखा था, प्रणब दा बीच में चल रहे थे। शायद उन्होंने मेरे ख्याल से इशारा भी किया प्रणब दा को कि आप आगे आइए। तो ये उनका सहज स्वाभाविक का व्यक्तित्व भी रामनाथ कोविंद साहब का राष्ट्रपति के तौर पर सामने निकल कर आता है। एक और राय मैं आपसे पूछना चाहूँगा शेष जी, उसके बाद मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाता हूँ। अभी का जो भाषण था, जो पहला भाषण था, उन्होंने गांव से लेके विश्व तक की बात की। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से लेकर अंतर्राष्ट्रीय
मानचित्र पर भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, उन सब की ओर याद दिलाया। क्या इस भाषण के बाद ये बात साफ हो रही है कि ये व्यक्ति उस कुर्सी को, उसके दायित्व को निभाने में पूरी तरीके से कामयाब होंगे? भाई भाषा बहुत बेहतरीन थी, मैं तो प्रभावित हूँ। लेकिन ये जो अब ये राष्ट्रपति की ओथ लेते ही इनके ऊपर संविधान के अनुच्छेद 74(1) इन पर लागू हो गया है और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के बिना विल नहीं शैल, तो वो जो स्पीच है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से तैयार की हुई स्पीच है। तो अब ये भारत सरकार है, इन्हीं के नाम पे इस देश में हर सरकारी फैसले होंगे, टेंडर वेंडर तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे होते हैं। तो अब ये इनका 74(1) के तहत आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के ये अब एकदम प्रतिबद्ध हैं और उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपने देखा होगा कि हमारे सरकार की जो नीतियां हैं, जो करना चाहते हैं, वो साफ साफ पूरी स्पीच में नेहरू का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि सरकार नहीं लेती है। तो इसलिए वो आप साफ साफ देखिए, वो 74(1) है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। गार्ड ऑफ ऑनर नए राष्ट्रपति को सैल्यूट देते हुए राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स, पीबीजी जिसको कहा जाता है, जब आए थे तब प्रणब दा को सलामी मिली थी, वो उनकी आखिरी थी। अब जब जा रहे हैं ये लोग बाहर, तो राष्ट्रपति कोविंद को ये पहला सलाम, पहला सैल्यूट राष्ट्रपति के गार्ड्स के द्वारा। अब देखिएगा आप, वो जो गाड़ी आएगी उसमें तो ये सीधी तस्वीरें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन परिसर से निकल रहे हैं बाहर, जाते सबका शुक्रिया अदा करते हुए, उपराष्ट्रपति का, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का, जस्टिस जे.एस. खेर का। कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बदल गई जी पूरे सम्मान के साथ उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए निकले हैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। और जैसा कि बताया जा रहा है, मैं ये कमेंट्री सुन पा रहा हूं दूरदर्शन की, कि प्रणब मुखर्जी को छोड़ने उनके नए आवास राजाजी मार्ग तक खुद राष्ट्रपति कोविंद जा रहे हैं। तब पूर्व उस प्रोटोकॉल का निर्वाह भी हो रहा है। राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के हिसाब से इसी वाहन में आए थे, लेकिन तब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, शाहनवाज हुसैन और मुकेश नायक, शाहनवाज जी भारतीय जनता पार्टी के, मुकेश नायक कांग्रेस के, दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मुकेश नायक साहब, एक टिप्पणी में आपकी चाहूँगा, उनके पहले भाषण के तौर पर क्या आपको समझ में आया, क्या चुनौतियां होने वाली हैं नए राष्ट्रपति के लिए कोविंद साहब के सामने? देखिए, उनके भाषण में बहुत सरलता थी, बहुत अच्छा उनका भाषण था। सभी वर्गों के हित के संरक्षण की उन्होंने बात कही, पूरे भारत के लोग कैसे मिलकर इस देश का निर्माण करेंगे इसकी उन्होंने बात कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति भारत के संसदीय प्रजातंत्र द्वारा निर्मित एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, और वो गौरवशाली ट्रेडिशन, परंपरा अपनी तमाम औपचारिकताओं के साथ बहुत अच्छे ढंग से आपके टेलीविजन चैनल ने दिखाई भी। और मैं बधाई देता हूं नए राष्ट्रपति को कांग्रेस पार्टी की ओर से कि जिस तरह की भावना उन्होंने पहले भाषण में प्रकट की है, उसी तरह से इस महान देश को, महान परंपराओं को, इसके विकास को, भौतिक लक्ष्यों को और इसकी समृद्ध विविधता को वो पूरे संवैधानिक दायरे के अंतर्गत संरक्षण देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शाहनवाज जी, जो बात शेष जी ने बोली उसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा। अपने शुरुआती भाषण में जो करीब 10 मिनट के आसपास था, बापू का जिक्र किया, सरदार पटेल का जिक्र हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र हुआ, दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र हुआ। क्या ये सरकार की नीति के मुताबिक ही भाषण दिया गया कि कांग्रेस से जो लोग सीधे तौर पर जुड़े रहे उनका नाम नहीं लिया गया, जैसे पंडित नेहरू का या ज्ञानी जैल सिंह का या प्रतिभा पाटिल का? बारिश नहीं, अगर नाम लेना होता तो बहुत सारे नाम, देखिए कोई भी जो भी देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो देश के लोग जिन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, वो बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। कुछ नाम उसमें से उन्होंने कोट किया और मुझे खुशी है कि मैंने पूरा न्यूज़ 18 पे देखा। आप जानते हैं कि मेरे पास इनविटेशन था वहाँ जाने का, तो मेरे लिए भी यादगार है कि हमारे साथ
राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे रामनाथ कोविंद जी जब शपथ ले रहे थे, तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाते हुए मैंने तय किया कि मैं सुमित अवस्थी के साथ ही रहूंगा पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का। और वो क्षण यहाँ देखते हुए जितना उनके परिवार के लोगों को खुशी हो रही होगी, अपने पुराने साथी के तौर पर मुझे भी वैसी उसी खुशी का आनंद मुझे भी प्राप्त हो रहा था। और पूरे देश के लोग आज बहुत खुश हैं। रामनाथ कोविंद जी ने बहुत शालीनता से अपनी बात रखी है और आज का जो भाषण था वो शुरुआती भाषण है, उसमें बहुत कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है कि किन पार्टी के नेता का या किन का नाम लिया, लेकिन शुरुआत है। और मैं मानता हूं कि जो बातें उन्होंने कही है, जो आपने सही कहा सुमित जी, के गांव से लेकर विश्व पटल पर की सोच अपनी उन्होंने बताने का काम किया है। और आज के दिन कोई राष्ट्र के नाम वो संदेश नहीं होता जो पूरी लंबा संदेश देते। तो सारांश में जो बात रखी है वो बहुत अच्छे से रखी है और उनको मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बधाई देता हूं भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने पे। ये देखिए अति खूबसूरत दृश्य आपके सामने स्क्रीन पर, राष्ट्रपति का ये कारों का काफिला निकल चुका है संसद भवन परिसर से। इस वक्त राजघाट विजय चौक की तरफ बढ़ रहा है और बारिश भी हो रही है इस वक्त। बेहद सावन की झड़ी ने स्वागत किया है अपने नए राष्ट्रपति का। हिंदुस्तान में नए राष्ट्रपति का स्वागत करता मौसम भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त। घोड़ों की कदमताल हो रही है और ये कारों का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर आगे बढ़ता हुआ वापस उस तरफ लौटता हुआ जहां से आए थे। प्रतीक त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से, परोख गांव से। प्रतीक, आप कोविंद साहब के घर पे हैं, नए राष्ट्रपति बन चुके हैं कोविंद साहब। जी, तमाम रिंग यहाँ भी दिख रहे हैं। वो राजपथ है, ये यहाँ पर राजपथ तो नहीं लेकिन गांव का गलियारा है, कच्चा पक्का। लेकिन डीजे यहाँ भी आ चुका है। तो डीजे वहाँ बज रहा है और डीजे के ताल पर यहाँ पे तमाम नवयुवक जो हैं, तो डीजे आया गांव में आज। अच्छा, तो भजन भी हुआ, कीर्तन भी हुआ। सबसे ज्यादा मजा किसमें? सुनो, सवाल सुना करो। सबसे एक तो भजन हुआ, कीर्तन हुआ, सबसे ज्यादा मजा किसमें आया? डीजे में। जी, तो सबसे ज्यादा मजा आया डीजे में। लेकिन बड़े भी हैं, बुजुर्ग। 25 किलोमीटर गांव रूरा से पास काली बरवा है, वहाँ से खुशी के मारे यहाँ इस बड़ो गांव में आए रामनाथ कोविंद जी के खुशी मनाने के लिए। लेकिन आपको एक चीज बताएं, ये हिंदुस्तान की जो सबसे खूबी है, आप इसको जैसे भी देखना चाहें देख लें। मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ, जहाँ पे इस वक्त मैं आ गया, ये पड़ोसी हैं। जी हाँ, किसके? राष्ट्रपति के। और ये जो पड़ोसी हैं आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मैं कहूँगा यहाँ तक आ सके तो आ जाएं। आज वो घर में खाना बना रहे हैं, कोई नहीं है घर में, कोई सामान नहीं है घर में, कोई चीज नहीं है। अरे भाई एक मिनट इधर आ जाओ, शिव प्रकाश इधर आ जाओ। शिव प्रकाश हैं, बिल्कुल पड़ोसी हैं। जी हाँ, एक ये घर है राष्ट्रपति का और राष्ट्रपति के ये पड़ोसी हैं। जी, मैं और रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार वो है क्या नाम, भतीजा। अच्छा, भतीजे। आज गांव में तो सब भतीजे होते ही हैं। तो आज आप बहुत खुश हैं जी। तो आज आप खाना बना रहे हैं? जी, खाना बना रहे हैं। घर में और कौन कौन है? हम अकेले हैं। बस अकेले? बस। तो आज खाना काहे का बनाएंगे आप? सोयाबीन आलू बनाएंगे। सोयाबीन आलू बनाए। मसाला पीस लिया आपने? पीस लिया मसाला। सोयाबीन आलू। क्या बात है। तो पड़ोसी हैं हम भतीजे हैं। आप गाँव उनके भतीजे हैं। और आपने आज क्या बनाया है? सोयाबीन आलू। सोयाबीन आलू। बहुत खुशी का दिन है। अरे राष्ट्रपति के पड़ोसी होना कोई अहम बात है। मेरे भाई थोड़ा बाएं हो जा पर। ये राष्ट्रपति के घर की दीवार है, बिल्कुल। ये रही दीवार और ये रही दीवार और ये रही उनके परिवार के और उनके पड़ोसी का छप्पर। सावन का महीना है। शिव प्रकाश जी फेरी लगाते हैं। काय की फेरी लगाते हैं? नेकर बनियान चड्डी बेचते हैं। नेकर बनियान बेचते हैं। गांव जाते हैं, गली गली जाते हैं, आवाज उठाते हैं। बाहर डीजे की आवाज तेज है। गांव में बड़ी रौनक है। भजन कीर्तन खत्म हो चुका है, अब डीजे की बारी है और नवयुवक बजा रहा। मजा आ रहा है डीजे में? जी, बजा रहा है, बहुत अच्छा बजा रहा है, बहुत बढ़िया डीजे में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। तो ये सब आनंद है गांव का, जो कि हमने आपको दिखाया। ये तस्वीरें हैं गांव की और यहाँ इस वक्त खूब जश्न चल रहा है। हाँ, अलबत्ता अभी थोड़ी देर बाद लड्डू जरूर आने वाला है। जी, आप वहाँ पे लड्डू का लुत्फ उठाइएगा। प्रतीक, मैं देख पा रहा हूँ कैसे कैसे चीज़ें वक्त के साथ आगे बढ़ती गई। शुरुआत हुई भजन से,
बधाइयों से अब फिर धीरे धीरे दिन चढ़ते चढ़ते गांव परोख में अब डीजे भी बज रहा है। यंगस्टर्स वहां पहुंच गए हैं। आज की युवा जनरेशन जिनको जिस तरह का उत्सव मनाना आता है वो उस तरीके से उत्सव मना रहा है। बुजुर्ग अपने तरीके से तो युवा अपने तरीके से। ये तस्वीरें रायसीना हिल्स की कैमरे के लेंस पर पानी की बूंदें दिखा रही हैं कि बारिश अच्छी खासी हो रही है। राष्ट्रपति भवन की ओर वापस लौटता हुआ ये कारों का काफिला, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स। और बता दूं मैं आपको कि इस वक्त नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का औपचारिक तौर पर स्वागत होगा अब राष्ट्रपति भवन के इस प्रांगण में। अगर बारिश का मौसम नहीं होता शेष जी तो कार्यक्रम शायद ऐसा था कि बग्घी में जाते। बिल्कुल बग्घी पर क्योंकि बारिश का मौसम था इसीलिए कार का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए कार लगाई गई जी। वो बग्घी भी जो है वो भी प्रणब मुखर्जी जब आए तो 1884 के बाद वो एकदम बंद कर दी गई थी। और प्रणब मुखर्जी जब आए, उस बग्घी का एक और बहुत दिलचस्प इतिहास है जी। एक बार इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जब थी तो साहब वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसके एज ए प्रोटेस्ट, मतलब एज ए सिंबल वो उसी बग्घी में बैठ के पार्लियामेंट आई थी। तो ये अलग बात है कि उसके साथ 6-7 और बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी पेट्रोल की, लेकिन फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो खेल किया वो बड़ा दिलचस्प था। वो अगले दिन बैलगाड़ी में बैठ के पार्लियामेंट आए बैलगाड़ी में बैठ के आए। तो ये ट्रिविया है लुटेंस बंगलो जोन जहाँ से सब कार्यक्रम हम देख रहे हैं। ये लुटेंस ने जो शहर डेवलप किया था उसमें रहने वाले लोग देश के भाग्य विधाता होते हैं और उन लोगों की जो ट्रिविया है और वो पूरे देश में विद्यार्थी के रूप में भी हमने देखा था और रिपोर्टर के रूप में। और एक इस तस्वीर को देखिए ना, एक साधारण से परिवार का हिंदुस्तानी आदमी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सबसे प्राइम लोकेशन पर पहुंच जाता है। बेहतरीन जगह, इसकी खूबसूरती देखिए। हाथी से इसको देखने आए थे लुटेंस। और ये तमाम और दूसरे हिंदुस्तानियों में भी एक इच्छा जगाता है नहीं कि हम सब वहां तक पहुंच सकते हैं। हाँ, वो तो है ही है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। डेमोक्रेसी यही तो सिखाती है। जो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात पे बहस हो रही थी कि हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर होगा, तय हो गया था। हेड ऑफ स्टेट जो है वो गवर्नर जनरल होगा कि क्या उसको डेजिग्नेशन दिया जाएगा। तो उसको वायसराय की जगह पे जो राष्ट्रपति बनाया गया, तो राष्ट्रपति में ये था कि 3 चीज़ें थीं। 35 साल की उम्र होगी, भारत का नागरिक होगा और लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता होगी, बस। तो वो भारत का कोई भी नागरिक हो सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो किया गया और डायरेक्ट, मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट की बात हुई थी कि सारे डायरेक्ट इलेक्शन जो अमेरिका में होता है, लेकिन उसको ख़त्म करके, क्योंकि इतनी बड़ा इलेक्शन, क्योंकि सन 52 का जो इलेक्शन हुआ तो दुनिया के समझ में आया कि डायरेक्ट इलेक्शन का क्यों जवाहरलाल ने इतना बुरी तरह से उसके खिलाफ कैंपेन चलाया था। क्योंकि वो इलेक्शन जो था वो सन 52 वाला इलेक्शन 6-7 महीने चलता रहा था। बिल्कुल। तो इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन तो उस वक्त तो पूरी इकॉनमी को परेशानी में डाल देता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी हमारे फाउंडर्स ने बनाया है उसके लिए हम लोगों को गर्व करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल। और पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, फोरकोर्ट में कारों का ये काफिला, जहां पर अब औपचारिक तौर पर नए राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति इस देश के रामनाथ कोविंद साहब को राष्ट्रपति के गार्ड्स, जिसको PBG कहा जाता है, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, वो अब सलामी देंगे, गार्ड ऑफ ऑनर जिसको कहा जाता है। और यहाँ के बाद, इस कार्यक्रम के बाद फिर विदाई होगी प्रणब मुखर्जी की राष्ट्रपति भवन से। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शाहनवाज भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या रामनाथ कोविंद साहब की ये जो जीत है, जो भारतीय जनता पार्टी को में जो गठबंधन बनाया, करीब 38 पार्टियों ने उनका समर्थन दिया, क्या देश में ये उस चीज़ को स्थापित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अब अछूत नहीं रही? अब ये इस बात को साबित करती है कि राजनीतिक तौर पर तमाम विरोधी रहे हों बीजेपी के, लेकिन वो अब बीजेपी के साथ आने में हिचकते नहीं हैं, जैसे JDU, जैसे TDP, जैसे YSR कांग्रेस, जैसे BJD। शाहनवाज हुसैन। देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी को ये कॉन्फिडेंस पहले से ही है कि हम अछूत नहीं हैं किसी के लिए, क्योंकि कांग्रेस को छोड़कर अगर कह दें कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों को छोड़कर करीब करीब कोई ऐसा नहीं जो हमारे साथ कभी आया नहीं हो। लालू जी ने यही आपके राज्य के लालू जी तो
हाँ, अब लालू जी नहीं आए, ये भी एक शुभ समाचार है हम लोगों के लिए। ये तो बहुत सारे सवालों के जवाब आप हमसे लेते रहते, तो और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आइडियोलॉजिकली विचारधारा के तौर पर हम सिंबल रहे हैं हमला करने की। हम सिंबल रहे हैं कि सारी शक्तियाँ एक हो जाओ, बीजेपी को रोकना है। और धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द है, जब कभी हमें अलग करना होता था तो इस शब्द का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। अब ये बात नहीं है। और राष्ट्रपति के चुनाव में ज़रूर जो लोग हमारे एलाइज नहीं भी थे वो आए और उनको बीजेपी के साथ आने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी चंद्रबाबू नायडू उस वक्त हमारे साथ आ गए थे, रामविलास पासवान आ गए थे। उसके बाद ही इस पर चर्चा बंद हो गई थी। तो मैं कह सकता हूं कि एक दो दल को छोड़कर कोई ऐसा नहीं जिसने हमारा साथ न दिया हो कभी या हमारे साथ न रहा। मुकेश नायक जी, तो आपकी ये एक अच्छी शुरुआत। बीजेपी का एक्सेप्टेंस देश में बढ़ता जा रहा है तमाम विचारधाराओं में। मुकेश नायक, देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से इस तरह के का आकलन करना ठीक नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ भी 17 राजनीतिक दल थे। पिछले चुनाव में जब प्रणब मुखर्जी साहब चुनाव लड़ रहे थे तब नीतीश कुमार ने उनका साथ दिया था, शिवसेना ने उनका साथ देने का अनाउंसमेंट किया था। ये राष्ट्रपति का चुनाव एक बिल्कुल स्पष्ट चुनाव होता है, इसकी कंपोजिशन बिल्कुल क्लियर होती है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, सबको पता होता है। और इसलिए इसमें जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं, जो सोच बनती है, वो फिर कंपोजिशन मुकेश भाई, फिक्स होती है। मुकेश भाई, जब पता होता है कि नतीजे क्या होंगे, औपचारिकता होती है, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर मीरा कुमार जी को बलि का बकरा क्यों बना दिया गया? जब पता था कि चुनाव हारना है और एक दलित को अगर बनाना था तो दलित वहां बन रहे थे, रामनाथ कोविंद का नाम आ चुका था। जब के.आर. नारायणन साहब का नाम आया था उस वक्त में, मुझे याद पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका सपोर्ट किया था और के.आर. नारायणन इस देश के पहले दलित राष्ट्रपति हुए जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, कांग्रेस की पहचान रही जिनकी, बीजेपी उनके साथ थी। तो रामनाथ कोविंद के साथ क्यों नहीं आ पाई कांग्रेस या बाकी 18 दल? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी में अपोजिशन की धार, उसका पहनापन। जितना शासन चलाने वालों की जिम्मेदारी है उससे कम गंभीर जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टी की नहीं होती है। अपोजिशन पार्टी को एक रखना, उसकी धार को मजबूत रखना, पहना रखना, सरकार की निरंकुश और जनविरोधी नीतियों का विरोध करना, इसके लिए अपोजिशन का भी ताकतवर रहना किसी भी देश में और डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। और इस प्रतीकात्मक चुनाव को लड़ा के हमने अपोजिशन को जागृत रखा है, केवल यही प्रतीकात्मक उद्देश्य था इसके पीछे। जी, आप केवल प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन ये बात मैं मानूंगा कि मीरा कुमार जी को जितने वोट मिले विपक्ष के उम्मीदवार होने के बाद भी वो अब तक के इतिहास के सबसे ज़्यादा थे। और बीजेपी ने भरसक कोशिश की कि वो 70% का आंकड़ा जो प्रणब मुखर्जी पा गए थे उसको तोड़ दे रामनाथ कोविंद की इस उम्मीदवारी से। उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की हैं। राष्ट्रपति भवन में आखिरी, ये अब कुर्सियां बदल गई, देखिए प्रणब दा राष्ट्रपति की कुर्सी पे थे, उनकी स्टडी कहा जाता है राष्ट्रपति की है। अब उस कुर्सी पर रामनाथ कोविंद जी हैं और दूसरी कुर्सी जो कि मेहमानों के लिए होती है, किसी भी और विशिष्ट व्यक्ति के लिए होती है, उस पर प्रणब दा बैठे हुए हैं। चीज़ें बदल चुकी हैं, कुर्सियां बदल चुकी हैं। एक आखिरी औपचारिकता बची है जब राष्ट्रपति, निवर्तमान राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी नए राष्ट्रपति को दिखाते हैं, बताते हैं वो जगह जो एक राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी होती है, क्या कहाँ पे चीज़ें रखी हैं, वो एक औपचारिकता बाकी है। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी की इस घर से, इस राष्ट्रपति भवन से औपचारिक तौर पर विदाई हो जाएगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। शाहनवाज हुसैन, इस बात में आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस 70% के आंकड़े को नहीं छू पाई जो प्रणब दा ने बनाया था? उनका एक्सेप्टेंस यूपीए के ज़माने में ज़्यादा था और कोविंद साहब के साथ वैसी संख्या नहीं आ पाई। शाहनवाज हुसैन, नहीं, देखिए, संख्या जो हमने, जब हमारी जो संख्या थी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में जी, उस संख्या को अगर देखें तो हमने उससे ज़्यादा वोट लिए हैं। मतलब रामनाथ कोविंद जी को ज़्यादा वोट मिले हैं
और कांग्रेस की जो संख्या थी उस वक्त वो बहुत ज़्यादा थी। फिर भी अगर उस तुलनात्मक करेंगे तो हमने अब ज़्यादा लोग, क्योंकि जब प्रणब दा चुनाव लड़ रहे थे तो सिर्फ नीतीश कुमार जी और शिवसेना उनके साथ गई थी ये, और हमारे साथ भी कई ऐसे दल आए जिसकी अपेक्षा पहले भी आप लोगों ने भी नहीं लगाई थी जी। तो बहुत से दल ने हमारा साथ दिया और उम्मीद जितनी हमें थी, ये परसेप्शन बना दिया गया कि हम 70 छूना चाहते हैं, लेकिन पहले तो ये भी परसेप्शन था क्या बीजेपी अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार अपनी क्षमता पे जिता सकती है। बिल्कुल। जबकि यूपीए के दौर में ये बात तय थी कि जो यूपीए तय करेगा वो उसके राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जीतने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ आंकड़ों से वोट पहले कम थे, जीत का जो आंकड़ा था उससे कम वोट होते हुए भी 69% के करीब 65 से ज़्यादा हमने वोट प्राप्त किया है। तो ये तुलना करें। दूसरी बात, जो आपने जो सवाल किया था उसका जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ रहे थे, और आपने हमारा काम आसान किया कि आपने याद दिलाया कि जब पहले दलित राष्ट्रपति को चुनने का मौका हुआ, बीजेपी विपक्ष में रहकर भी हमने उस दायित्व को निभाया और हमने उसमें साथ देने का काम किया। कांग्रेस यहाँ चूक गई और उसने अगर प्रतीकात्मक चुनाव न लड़ती तो शायद आज ज़्यादा खुश होती, क्योंकि 65% से ज़्यादा वोट लेकर रामनाथ कोविंद जी जीते। तो और इन्होंने एक बात और कही कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो जनता ने ही इनको विपक्ष के लायक नहीं समझा, उतनी सीटें नहीं दी। इसलिए देखिए संसद में आज भी जिस तरह कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी और कल जो स्पीकर पर कागज फेंक रही थी, इन सब चीजों को सीखना होगा कि दौर बदला है। मुकेश जी, अब सब कुछ मीडिया में दिखता है, जनता भी 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए, मुझे हेडलाइंस होती की ओर आगे बढ़ना है। मुकेश नायक। नहीं, देखिए, जो ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, इसमें थोड़ा सहिष्णुता की कमी है। इन्हें उदारतापूर्वक इस पूरे परिदृश्य को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, अपोजिशन पार्टी को खत्म करना, कांग्रेस विहीन भारत के निर्माण की बात करना, ये सपना बीजेपी का रहा है, ये कभी पूरा नहीं होगा। अपोजिशन पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी दौर में लोकतंत्र के लिए, और हम जिस स्थिति में भी अपोजिशन में है, भले हमारी संख्या बल उतना नहीं है, लेकिन हम देश की समस्याएं उठाएंगे, चलिए सरकार को जागृत करेंगे। शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है। मैं थैंक यू करूंगा मुकेश नायक साहब आपका, शाहनवाज हुसैन आपका, खास तौर पर कि आप संसद नहीं गए, आपने यहीं बैठकर पूरे प्रोग्राम को देखा इनवाइट होने के बावजूद भी। शेष नारायण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़े रहे। और प्रतीक भी कानपुर से मेरे साथ है, लेकिन फिलहाल मैं हेडलाइंस के लिए आगे बढ़ता हूँ।